हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। आज के वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज का सेट नंबर 10 देखने जा रहे हैं, जो कि DSSB इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 161 से 165 क्वेश्चन तक है, जिसमें आपको पैसेज दिया गया है और हमें इसमें क्वेश्चन आंसर्स को देखना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, पैसेज को रीड करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो इसमें कहा गया है अर्बनाइजेशन के बारे में, ये पैराग्राफ है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। अर्बनाइजेशन इज़ द प्रोसेस वेयर बाई पॉपुलेशंस मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया इनेबलिंग सिटीज़ एंड टाउन्स टू ग्रो। तो मतलब इसमें सबसे पहले अर्बनाइजेशन की एक डेफिनेशन दी गई है। अर्बनाइजेशन होता क्या है, मतलब नगरीकरण समझ सकते हैं, शहरीकरण। तो ये क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें पॉपुलेशंस मूव करती है रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ, यानी कि गांव से शहर की तरफ मूव करती है, इनेबलिंग सिटीज़ एंड टाउन्स टू ग्रो। और ये उकसाती है या फिर बढ़ावा देती है सिटीज़ और टाउन्स को ग्रो करने का। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द प्रोग्रेसिव इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़। तो ये इट कैन ऑल्सो बी टर्म, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, टर्म किया जा सकता है कि प्रोग्रेसिव इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़। मतलब टाउन्स और सिटीज़ में ये पॉपुलेशन की लगातार वृद्धि के रूप में भी देखा जा सकता है। तो किसकी बात चल रही है अभी, अर्बनाइजेशन की। अर्बनाइजेशन को हम इस फॉर्म में या इस टर्म में भी देख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन जो है उसमें लगातार प्रोग्रेसिव ग्रोथ होती है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज होती है पॉपुलेशन में टाउन्स और सिटीज़ में। It is highly influenced by the notion that cities and towns have achieved better economic, political and social mileages compared to the rural areas. It is highly influenced, influenced का मतलब होता है प्रभाव डालना। तो ये किसके द्वारा प्रभाव डाला गया है इस पर, अर्बनाइजेशन की प्रोसेस जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, किससे प्रभावित है ज़्यादा, बाय द नोशन। नोशन मतलब होता है धारणा, अवधारणा। इस अवधारणा से ये ज़्यादा प्रभावित है अर्बनाइजेशन की प्रोसेस कि सिटी और टाउन हैव अचीव्ड बेटर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल माइलेजेस। कि सिटीज़ में बेटर यानी कि अच्छा क्या है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल माइलेजेस। ये माइलेज का मतलब होता है प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रूप से, और सोशल में यानी कि सामाजिक रूप से, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक रूप से, इसमें माइलेजेस यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा है कंपेयर टू द रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ की अगर कंपेयर किया जाए तो ये सभी सुविधाएं इसमें ज़्यादा हैं। कहाँ ये बात हो रही है, टाउन्स एंड सिटीज़ की। नेक्स्ट इसमें कहा गया है एक सेकेंड। Accordingly, urbanization is a very common in developing and developed worlds as more and more people have the tendency of moving closer to towns and cities to acquire privileged। अच्छा, प्रिविलेज का मतलब होता है सुविधाएं, सुख सुविधाएं जो होती हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज एज वेल एज बेनिफिट्स। तो यहाँ कहा गया है अकॉर्डिंगली अर्बनाइजेशन इज़, और इसी के अनुसार जो अर्बनाइजेशन होता है वो इज़ अ वेरी कॉमन इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड वर्ल्ड्स एज मोर एंड मोर पीपल हैव। मतलब ये क्या होता है, इज़ वेरी कॉमन इन डेवलपिंग, बहुत ही ज़्यादा साधारणता डेवलपिंग एंड डेवलप्ड वर्ल्ड्स में ये अर्बनाइजेशन की प्रोसेस जो है वो देखी जाती है। एज मोर एंड मोर पीपल हैव द टेंडेंसी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ये टेंडेंसी होती है, ये प्रवृत्ति होती है कि मूव करते हैं वो क्लोजर टू टाउन्स एंड सिटीज़। मतलब वो टाउन्स और सिटीज़ के आसपास यानी कि क्लोज यानी कि उसके आसपास ये बसना चाहते हैं लोग, ये टेंडेंसी, प्रवृत्ति होती है लोगों की। और किसके लिए, टू एक्वायर प्राइविलेज्ड यानी कि सुख सुविधाएं के लिए। कैसी सुख सुविधाएं, सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज उन्हें अच्छी मिले, एज वेल एज बेनिफिट्स, ये सभी लाभ उन्हें मिलें, इस तरह के सोशल और इकोनॉमिक जो भी लाभ हैं वो मिलें, इसके लिए ये लोग शहर में बसना चाहते हैं। ये लोग मतलब हम लोग, सभी लोगों की बात हो रही है। नेक्स्ट आगे कहा गया है इसी में दीज इंक्लूड। अब ये बेनिफिट्स के बारे में कहा गया है, ये क्या बेनिफिट्स हैं, दीज इंक्लूड सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांटेजेस। अच्छा, अर्बनाइजेशन की प्रोसेस है, इसमें इंक्लूड रहता है सोशल और इकोनॉमिक एडवांटेजेस। एडवांटेजेस मतलब लाभ या प्रॉफिट है। तो इसमें क्या है, सोशल और इकोनॉमिक एडवांटेजेस है, जैसे कि सच एज बेटर एजुकेशन, यहाँ हमें बेटर एजुकेशन मिलता है, हेल्थ केयर, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, सैनिटेशन, हाउसिंग यानी कि अच्छी जो है
सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई मिलती है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ हमें बिजनेस करने की बहुत सारे अवसर मिलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आवागमन कह सकते हैं इसको हिंदी में, आवागमन की सुख सुविधा मिलती है। सिटीज़ की बात हो रही है यहाँ, तो ये सभी एडवांटेजेस हैं सिटीज़ के। नेक्स्ट इसी में कहा गया है मेजॉरिटी ऑफ पीपल मूव टू सिटीज़ एंड टाउन्स बिकॉज दे व्यू रूरल एरियाज एज प्लेस विद हार्डशिप एंड बैकवर्ड प्राइमिटिव लाइफ स्टाइल। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल मतलब ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि दे व्यू रूरल एरियाज एज प्लेसेस विद हार्डशिप, क्योंकि उन्हें देखा होता है कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं, ग्रामीण इलाके, वो कैसे होते हैं, हार्डशिप यानी कि कठिनाई से भरे और बैकवर्ड होते हैं। और प्रीमिटिव मतलब होता है प्राचीन, उनकी लाइफ स्टाइल जो होती है वो प्राचीन होती है, पुराने ज़माने की होती है। देयर फॉर एज पॉपुलेशन मूव टू मोर डेवलप्ड एरियाज़, इसीलिए क्या होती है, पॉपुलेशन मूव कर जाती है मोर डेवलप एरिया, ज़्यादा जो डेवलप एरियाज़ होती हैं, ज़्यादा विकसित जो एरियाज़ होती हैं जैसे कि टाउन्स और सिटीज़, इसमें द इमीडिएट आउटकम इज़ अर्बनाइजेशन, और इसी का जो आउटकम यानी कि परिणाम जो है वो क्या है, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण है। नेक्स्ट इसमें कहा गया है दिस नॉर्मली कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर यूज इन कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज, सोशल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। तो ये सेंटेंस दोबारा से पढ़ लेते हैं। दिस नॉर्मली कंट्रीब्यूट्स, तो ये साधारणतः कंट्रीब्यूट्स करता है, कंट्रीब्यूट्स मतलब सहयोग देता है। तो किस में कंट्रीब्यूट करता है ये अपना, टू द डेवलपमेंट ऑफ, अच्छा क्या कंट्रीब्यूट, जो हम शहर की ओर मूव हो रहे हैं तो वो किस में कंट्रीब्यूट करता है, वो कंट्रीब्यूट करता है द डेवलपमेंट ऑफ लैंड, कि लैंड जो है, भूमि जो है, उसका डेवलपमेंट, उसका विकास होना, किसके लिए, फॉर यूज़ इन कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़, कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर शहर की तरफ आ रहे हैं तो जो भूमि है उसका यूज़ किस में हो रहा है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ यानी कि व्यावसायिक जो यूजेस हैं उसमें। सोशल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस, और ऐसे जो इंस्टीट्यूशन जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो समर्थन करते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस का जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं ये लोग। ट्रांसपोर्टेशन एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, और ज़्यादा से ज़्यादा जब पॉपुलेशन बनती है तो वो इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाने में भी ये एक तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि अर्बनाइजेशन के बारे में, अर्बनाइजेशन सॉरी एक सेकंड, यहाँ तक हो गया था हमारा। इवेंचुअली दीज एक्टिविटीज़ रेज सेवरल अर्बनाइजेशन इशूज़, तो इवेंचुअली मतलब परिणामतः ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं रेज करती हैं यानी कि बढ़ाती हैं, उठाती हैं सेवरल अर्बनाइजेशन इशूज़, मतलब कि बहुत सारे अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण के जो इशू होते हैं, इशू मतलब आप समझते ही होंगे, मुद्दे उठाती है। अर्बनाइजेशन यील्ड्स सेवरल पॉजिटिव इफेक्ट्स इफ़ इट हैपन्स विद इन द अप्रोप्रिएट लिमिट्स। अर्बनाइजेशन जो शहरीकरण होता है उसके बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं अगर ये किस में हो, लिमिट में हो, अप्रोप्रिएट लिमिट में हो, एक अच्छी लिमिट में। अप्रोप्रिएट मतलब होता है, अप्रोप्रिएट मतलब सबसे जो अच्छी लिमिट में होता है। अप्रोप्रिएट मतलब कहते हैं ना अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो अगर ये अप्रोप्रिएट लिमिट में होता है अर्बनाइजेशन तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर ये लिमिट में होता है, एक सही लिमिट, अप्रोप्रिएट मतलब कह सकते हैं आप, सही लिमिट में होता है अर्बनाइजेशन, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। सम ऑफ द पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ऑफ अर्बनाइजेशन देयर फॉर इंक्लूड, अच्छा कुछ इनमें पॉजिटिव इम्प्लीकेशन जो अर्बनाइजेशन के हैं वो कैसे कैसे हैं। देयर फॉर इंक्लूड, ये क्या इंक्लूड करते हैं, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे अगर अर्बनाइजेशन होता है तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में यहाँ बताया गया है कि यहाँ रोजगार का जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, यानी कि रोजगार सृजन होता है यहाँ। टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसमेंट, मतलब कि टेक्नोलॉजिकल यानी कि कह सकते हैं हम तकनीकी रूप से, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अवसंरचनात्मक रूप से यहाँ वृद्धि होती है। एडवांसमेंट यानी कि इसके ये लाभ हैं। टेक्नोलॉजिकल मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अवसंरचना बनती है बहुत सारी, तो इसका ये एडवांस है। एक इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इम्प्रूव होता है। एंड कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन जैसे मोबाइल फ़ोन से हम कम्युनिकेशन एक दूसरे से बातचीत कर देते हैं वो चीज़। ट्रांसपोर्टेशन मतलब आवागमन, तो ये सभी सुविधाएं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट में आती हैं। क्वालिटी एजुकेशन, एक अच्छा एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलता है। एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये चिकित्सकीय सुविधा और इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि हमारा जो रहने का तरीका है वो स्टैंडर्ड बनता है, वो अच्छा बनता है एक तरीके से। हाउएवर एक्सटेंसिव अर्बनाइजेशन मोस्टली रिजल्ट इन एडवर्स इफेक्ट, लेकिन जहाँ कहीं दूसरी ओर देखा जाए तो एक्सटेंसिव अर्बनाइजेशन यानी कि बहुत ज़्यादा अगर अर्बनाइजेशन होगा तो मोस्टली रिजल्ट इन, ज़्यादातर ये इसका रिजल्ट किस में होता है,
एडवर्स इम्पैक्ट, एडवर्स आप समझते होंगे नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ते हैं इसके अर्बनाइजेशन के, अगर ये लिमिट से ज़्यादा होता है। यहाँ कहा गया है एक्सटेंसिव अर्बनाइजेशन, अगर बहुत ज़्यादा ये मात्रा में होता है एक लिमिट से बाहर, तो फिर इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, यानी कि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। एडवर्स मतलब जो नुकसान पहुंचाते हैं, या डिलीटीरियस इफ़ेक्ट। अच्छा, डिलीटीरियस की जो आप ये वर्ड लिख लेना, डिलीटीरियस का मतलब होता है हार्मफुल। तो डिलीटीरियस यानी कि इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिलीटीरियस इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन इंक्लूड। तो अर्बनाइजेशन को जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ होती है, इंक्लूड करते हैं वो। ओवर क्राउडिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ भक्कड़ हो जाती है, ये कह सकते हैं हम। डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, स्लम्स मतलब कह सकते हैं इसको हिंदी में मलिन जो बस्तियाँ होती हैं उसको हम कहते हैं स्लम्स। तो मलिन बस्तियों का डेवलपमेंट हो जाता है। वाटर एंड सैनिटेशन इश्यूज़, तो पानी की और सफाई की बहुत ज़्यादा ये दिक्कत हो जाती है। राइस इन क्राइम एंड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन और क्राइम बढ़ जाता है। तो ये सभी चीज़ें इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं अगर अर्बनाइजेशन एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पैसेज में से हमें देखना है 160 फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से इंग्लिश की स्टार्टिंग हुई है। तो व्हाट इज़ द मेन इशू बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज। तो इसमें जो पैसेज में हमने मेन इशू जो पढ़ा, मेन मुद्दा जो है हमारा, मुख्य जो मुद्दा है वो क्या है, जो हमने डिस्कस किया है अभी, वो क्या मुद्दा है। तो वाई पीपल मूव टू सिटीज़, की पीपल मूव क्यों हो रहे हैं सिटीज़ में, हाँ ये सही है कि ये भी हमने पढ़ा है। कॉज एंड सीक्वेंसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, की कॉज मतलब कारण और उसके परिणाम क्या हैं अर्बनाइजेशन के, या ये पढ़ा है। या हाउ सिटी लाइफ इज़ बेटर देन विलेज लाइफ, या फिर ये सही है। तो ये तीनों ही सही हैं, क्योंकि हाउ सिटी लाइफ, इसमें ये भी कहा गया है कि सिटी की लाइफ जो है वो कैसे बेटर है विलेज की लाइफ से। इसमें यह भी कहा गया है कि वाई पीपल मूव टू सिटीज़, कि जो पीपल हैं वो सिटी की तरफ मूव क्यों हो रहे हैं, ये भी चीज़ सही है, ये भी कहा गया है इसमें, क्योंकि ये भी डिस्कस हो रहा है इसमें। तीसरा जो कॉज एंड कंसिक्वेंसेस, मतलब कॉज कारण क्या है कि लोग यहाँ से मूव हो रहे हैं, और कंसिक्वेंसेस कि क्या इसके परिणाम होंगे अर्बनाइजेशन के। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि जितना भी पैराग्राफ हमने पढ़ा है अभी तक उसमें लास्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें कॉजेज़ भी दिए गए हैं कि कारण क्या है, तो वो हमने देख लिया था। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सुविधाएं मिलती हैं, सिटीज़ में जब आते हैं तो बहुत सारी सुविधाएं हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड मैनी मोर, जो भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो हमने पढ़े। फिर कंसिक्वेंसेस, उसके परिणाम क्या होते हैं, जैसे यहाँ लास्ट में हमने पढ़ा ओवर क्राउडिंग है, अर्बनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, ये दिक्कतें, ये स्लम्स एरिया जो है वो डेवलप हो जाते हैं। वाटर और सैनिटेशन इश्यूज़ और क्राइम और पॉपुलेशन या पॉल्यूशन, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो हमने इसके कंसिक्वेंसेस भी देखे, कंसिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट, उसके परिणाम क्या होते हैं आगे जाके अर्बनाइजेशन के। तो ये चीज़ जो है हमारी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। आपको अगर पैराग्राफ का टाइटल दिया हो तो आप सबसे पहले उसका लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन या फिर सेकंड, जो भी लास्ट पैराग्राफ होता है उसमें सेकंड लास्ट लाइन और लास्ट लाइन, ये दो लाइन पढ़ने से ही हमें पता लग जाएगा कि वो किसके बारे में कहा गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसीलिए करेक्ट है, क्योंकि जो इसका एक्सट्रैक्शन जो है, एक्सट्रैक्शन मतलब सार जो है वो लास्ट में ही दिखाया गया है कि कॉजेज़ क्या है, ये शुरुआत में दिखा दिए गए, और कंसिक्वेंसेस क्या है अर्बनाइजेशन के, तो वो ऑप्शन नंबर बी को दिखाता है, बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है 162 क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है व्हाट इज़ द मेन नोशन बिहाइंड इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। मेन नोशन, नोशन का मतलब होता है अवधारणा, कि मेन जो अवधारणा है, मुख्य अवधारणा कि अर्बनाइजेशन बिहाइंड इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, यानी कि अर्बनाइजेशन शहरीकरण जो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, उसके पीछे क्या अवधारणा है, मुख्य अवधारणा क्या है, आखिर ये क्यों बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, दैट सिटी पीपल अर्न मोर देन विलेजर्स, कि सिटी के पीपल ज़्यादा कमाते हैं विलेज के लोगों से, ये अवधारणा है। या फिर सिटीज़ आर क्राइम फ्री, की सिटी क्राइम फ्री होते हैं कंपेयर टू विलेजेस, कि सिटी में क्राइम नहीं होता है विलेजेस की कंपैरिजन में। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है दैट सिटीज़ ऑफर बेटर रिक्रिएशन एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, की सिटीज़ में जो है वो ऑफ़र करती है, जो सिटीज़ होती हैं वो ऑफ़र करती हैं बेटर मतलब ज़्यादा अच्छी, रिक्रिएशन मतलब होती है, हम कह सकते हैं रिक्रिएशन मतलब एन्जॉयमेंट के साधन, तो एन्जॉयमेंट के जो साधन होते हैं वो, और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो है वो सिटीज़ में ज़्यादा बेटर होती हैं। ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है दैट सिटीज़ एंड टाउन्स हैव
अचीव्ड बेटर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड सोशल माइलेजेस कंपेयर टू विलेजेस। तो सिटीज़ में जो है ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है कि सिटीज़ एंड टाउन, सिटी और टाउन में हैव अचीव्ड, उन्होंने अचीव कर लिया है बेटर मतलब उस विलेजेस से ज़्यादा अच्छा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल माइलेज मतलब प्रॉफिट कंपेयर टू विलेजेस। तो ऑप्शन नंबर डी में सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो भी इसमें दिया गया है। चारों ऑप्शन का एक्सट्रैक्शन अगर हम कहें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें सभी चीज़ें इसमें दे दी गई हैं जो भी सिटीज़ और टाउन्स में होती हैं, जिसके लिए लोगों की अवधारणा है कि सिटी में हमें जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि बेटर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल माइलेजेस हैं कंपेयर टू विलेजेस। ये बात सही है कि सिटीज़ में जो है बेटर जो चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें बेटर हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल माइलेजेस, यानी कि इकोनॉमिक कह सकते हैं हम आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से ज़्यादा प्रॉफिट है कहाँ, सिटीज़ में कंपेयर टू विलेजेस। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी इसलिए करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि केवल ये रिक्रिएशन और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के लिए ही नहीं जाना जाता सिटीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ऑप्शन नंबर ए जो है वो तो बिल्कुल ही गलत था यहाँ, क्योंकि सिटी के पीपल ज़्यादा कमाते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, विलेजेस में भी बहुत अच्छा अर्न करते हैं। सिटीज़ आर क्राइम फ्री, क्या सिटी क्राइम फ्री है? तो लास्ट सेंटेंस में ही आप देख सकते हैं, पैराग्राफ में लास्ट में ये कहा गया था सिटीज़ में ज़्यादा क्राइम हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो क्राइम देख सकते हैं यहाँ, क्राइम अगर इसके डिलीटीरियस इफेक्ट हैं तो क्राइम तो कहीं भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन जो है नॉनसेंस है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ नॉट मैंशनड एज द वन पॉजिटिव बेनिफिट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण का इसमें से कौन सा पॉजिटिव बेनिफिट नहीं है, जो हमें अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण का बेनिफिट है उसमें से इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है? तो इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अर्बनाइजेशन जो होता है उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव होता है, ये बात सही है। इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटीज़, हाँ जी, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव होती हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, लेकिन बेटर कल्चरल लाइफ जो होती है वो हमेशा पीछे जाती है। आपने देखा होगा कि हमारी जो सांस्कृतिक लाइफ होती है या फिर जो भी कल्चर होता है हमारा, वो सिटीज़ में हमेशा पीछे जाता है। गाँव में लोग कल्चर को अपने बनाए रखते हैं, बट सिटीज़ में वो लोग इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। अब उसका कारण कुछ भी हो, बिज़ी लाइफ हो या फिर और कुछ, लेकिन कल्चरल लाइफ जो है वो रियली इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें, ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो है वो नहीं है। यहाँ से इसका सॉल्यूशन भी पढ़ लेना आप। नेक्स्ट है 164th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है विच इज़ नॉट मैंशनड एज ए डिलीटीरियस इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन का इसमें से कौन सा डिलीटीरियस इफेक्ट नहीं है, यानी कि हार्मफुल इफेक्ट की बात करें अर्बनाइजेशन का, यानी कि कौन सा विपरीत जो इफ़ेक्ट है, परिणाम है, वो अर्बनाइजेशन का नहीं है। तो इंक्रीज पॉपुलेशन, ये बात सही है कि ये एक हार्मफुल इफ़ेक्ट है, इंक्रीज पॉपुलेशन हो जाती है। इंक्रीज मैरिटिकल प्रॉब्लम्स, इंक्रीज इन क्राइम, डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, तो ये तीनों मेंशन किए गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा लास्ट पैराग्राफ दिया गया था उसमें डिलीटीरियस इफ़ेक्ट्स जो अर्बनाइजेशन के दिए गए थे, तो उसमें हम देख सकते हैं स्लम एरियाज़ के बारे में भी कहा गया था और ओवर क्राउडिंग के बारे में कहा गया था। ओवर क्राउडिंग यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, स्लम्स, क्राइम्स, ये सभी के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैरिटल प्रॉब्लम्स के बारे में इसमें कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं की गई है कि शादी ब्याह में भी दिक्कतें हो जाती हैं, मैरिटल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो रियली में, हाँ, क्योंकि कास्ट को जो होता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। ऊपर से ये लोग जो होते हैं जब शहर में मूव हो जाते हैं तो वहाँ से ज़्यादा गांव से अटैचमेंट नहीं रह पाता है, तो शादी ब्याह में ये रियली एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए बहुत सारी इसकी साइट्स बन चुकी हैं जो मैरिटल साइट्स हैं, तो उसकी सहायता लेनी पड़ती है अर्बनाइजेशन जब हो जाता है ज़्यादा, तो इसलिए ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जो यहाँ डिस्कस नहीं किया गया है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, फ्रॉम द अबव पैसेज व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो अगर आपकी राय इसमें अर्बनाइजेशन का जो परिणाम है लास्ट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपकी राय क्या होगी? इसमें पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या मिक्स होगा पॉजिटिव नेगेटिव? तो ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा कि दोनों ही है, इसमें पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव भी है। तो नेक्स्ट 166th क्वेश्चन है, जिसमें आपसे यहाँ पूछा गया है टू बी ऑन वंस टोज।
तो टोस क्या होता है कि पैरों की जो उंगलियां होती हैं उसको कहते हैं टोस। तो ये एक ईडियम है, इसका मतलब पूछा गया आपसे। अच्छा, ईडियम की क्लासेस जो है वो आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। वोकैब की क्लासेस आप जल्दी लेना शुरू करिए, और आज से क्लास 1 ही हुई है और आज से जल्दी जल्दी आपकी अपलोड कर दी जाएंगी सारी क्लासेस। तो इसलिए वो जल्दी से आप करिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। उसमें हमने एक और ऐड किया है चीज़, उसमें प्रीपोजिशन की क्लासेस। प्रीपोजिशन भी आपको वही चीज़ मिल जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जो अभी तक पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं ये मिलेंगी। साथ ही हम फ्रेजल वर्ब तो करा ही रहे हैं, उसमें फ्रेजल वर्ब तो आपको मिलेंगी। साथ ही वोकैब्स तो चल ही रहे हैं, डेली 25 वोकैब्स और एक फ्रेजल वर्ब। एक में कितनी हो सकती हैं, 4-5 जो भी हों। और प्रीपोजिशन हमेशा मिलेंगी आपको उस क्लासेस में। तो टू बी ऑन वंस टोज का मतलब होता है टू बी एक्टिव। एक्टिव रहना यानी कि सक्रिय रहना, उसको कहते हैं टू बी एट वंस टोज। यहाँ से ये सॉल्यूशन भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्ट अपोजिट मीनिंग हमें देखना होगा। अपोजिट वर्ड डायलेट का मतलब क्या होता है, तो डायलेट का मतलब होता है फैलाना। फैलाना मतलब होता है डायलेट का। तो इसका अपोजिट क्या होगा, कॉम्प्रेस करना। बी कॉम्प्रेस मतलब सिकोड़ना कह सकते हैं हम। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो डायलेट का मतलब क्या होता है, टू मेक बिकम और बिकम वाइडर, वाइडर करना, लार्ज करना, या मोर ओपन फैलाना। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना। कॉम्प्रेस का मतलब होता है संक्षिप्त करना या दबाना। तो इसका उल्टा क्या होगा, डायलेट का उल्टा जो है वो कॉम्प्रेस हो जाएगा। वीकन का मतलब पता ही होगा, कमज़ोर करना। एक्सपेंड का मतलब फैलाना, और डायलेट का मतलब सिनोनिम जो है वो बी हो जाएगा। अच्छा, डायलेट का अगर हम सिनोनिम कहें तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड, क्योंकि डायलेट का मतलब भी फैलाना होता है, एक्सपेंड का मतलब भी विस्तार करना होता है। तो सिनोनिम अगर पूछा जाता तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता, बट यहाँ एंटोनिम पूछा गया है, अपोजिट वर्ड पूछा गया है, तो इसलिए कॉम्प्रेस इसका करेक्ट है। नेक्स्ट जो है 168 क्वेश्चन है, जिसमें एडमायरर। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, और एडमायरर मतलब जो प्रशंसा करता है उसको कहते हैं एडमायरर। इसका उल्टा क्या होगा, जो आपकी निंदा करता हो। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, डिट्रैक्टर। डिट्रैक्टर मतलब जो निंदा करता है उसको कहते हैं डिट्रैक्टर। तो एडमायरर का उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग डिट्रैक्टर। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। एडमायरर क्या होता है, जो प्रशंसक होता है वो। अब डिट्रैक्टर का मतलब निंदक, जो आलोचना करता है वो होता है। अच्छा, फ्लैटरर भी ध्यान रखना आप। फ्लैटरर मतलब चापलूस जो होता है। मिथ्या प्रशंसक जो मतलब झूठी प्रशंसा करता है, चापलूस कह सकते हैं इसको। चापलूसी व्यक्ति जो होता है उसको फ्लैटरर कहते हैं। नेक्स्ट मिस्टीरियस। तो मिस्टीरियस क्या होता है, मिस्टीरियस मतलब जो रहस्यमयी होता है। रहस्यमयी, रहस्यमयी। तो रहस्यमयी को कहते हैं मिस्टीरियस। और मिस्टीरियस का उल्टा क्या हो जाएगा, जो एविडेंट हो, खुला हो, बिल्कुल एविडेंट मतलब जो सबूत गवाह सहित रखा हुआ हो, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट हो, उसको कहते हैं एविडेंट। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, रहस्यपूर्ण, रहस्यमयी। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो सकता है, एविडेंट जो प्रत्यक्ष है, प्रकट है। एविडेंट मतलब प्रत्यक्ष या प्रकट, और इसका ठीक उल्टा मिस्टीरियस, रहस्यपूर्ण। पजल का मतलब होता है पहेली, और ब्राइट का मतलब उज्ज्वल। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिएशन वर्ड। क्रिएशन मतलब क्रिएट करना, कोई चीज़ की रचना करना, और इसका अपोजिट क्या होगा, डेस्ट्रक्शन। डेस्ट्रक्शन मतलब नष्ट करना। क्रिएट करना, इसका उल्टा डेस्ट्रक्शन। डेस्ट्रक्शन मतलब नष्ट करना। यहाँ से इसका सॉल्यूशन भी देख लेना आप। क्रिएशन का मतलब क्या होता है, निर्माण या सृजन करना, क्रिएशन। और डेस्ट्रक्शन इसका जस्ट अपोजिट है, जिसका मतलब होता है विनाश करना या अंत करना। और अगर इसका सिनोनिम पूछा जाए तो आप फॉर्मेशन लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन का मतलब भी होता है रचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, फर्स्ट क्वेश्चन से 175 क्वेश्चन जो है, इसमें आपको 4 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें आपको एरर होगी तो वो एरर देखना होगा। और अगर नो एरर है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना है, जिसमें नो एरर पार्ट दिया गया है। तो यहाँ ईगल वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। तो आपको पता है ईगल जो है ई से स्टार्ट हो रहा है, और ई एक वॉवल साउंड है, और वॉवल साउंड के आगे हमेशा एन का यूज़ होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ गलत है, एन ईगल का यूज़ होगा। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी देख लेना, एन ईगल का यूज़ होगा, क्योंकि ई एक वॉवल साउंड है, और वॉवल के साथ हमेशा एन का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर। आप कितने दिनों से इंग्लिश या कितने समय से इंग्लिश पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो। तो हाउ लॉन्ग, जब भी ये टाइम के बारे में पूछा जाए कि कितने समय से, या 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, या 4 घंटे से लिख रहा हूँ, या कितने समय से क्वेश्चन पूछा जाए, तो यहाँ वर का यूज़ नहीं होता है, हैव यू बीन या हैज़ यू बीन। हैज़
बीन, हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ होता है। हैव बीन या हैज़ बीन का यूज़ होगा। यहाँ इसका यूज़ वर का यूज़ नहीं होगा। तो हाउ लॉन्ग हैज़ या हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर। तो ये सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, जब भी टाइम आपको दिख जाए तो वहाँ वर वगैरह का यूज़ नहीं होगा, हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ होता है। तो आप यहाँ से इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसमें बी में एरर है क्योंकि वर यू के स्थान पर हैव यू बीन का यूज़ होगा। आपको पता है यू एक क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स वाई हमने इसको हैव बीन के साथ यूज़ किया है। अगर यू की जगह कोई ही शी वगैरह होता है, यानी कि सिंगुलर अगर प्रोनाउन होता तो हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ यू क्या है, प्लूरल है, दैट्स वाई हमने हैव यू बीन का यूज़ किया है। और आगे इसमें दिया गया है इस वाक्य में जो है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग किया जाएगा। द एक्टिविटी स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन टू द प्रेजेंट, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट पीछे यानी कि पास्ट में हुई थी, लेकिन अभी तक ये है जो वो कंटिन्यू चल रही है प्रेजेंट में। तो इसलिए हमने किसका यूज़ किया है, हैव यू बीन का, कि आप कितने समय से इंग्लिश सीख रहे हो। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर। ऐसी अगर आप 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं तो हम इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे, बीन यू हैव बीन स्टडिंग, STUDYING स्टडिंग, और हमेशा हैज़ बीन हैव और हैव बीन के साथ ING का यूज़ होगा वर्ब में, तो इसलिए हमने स्टडिंग लगाया। यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं तब। तो आपको लास्ट में बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, अगर समय का यूज़ हुआ है हाउ लॉन्ग या फिर 2 आवर्स से या 2 दिन से या 4-5 दिनों से या फिर सालों से, तो आपको हमेशा हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करना है, वर का यूज़ नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 क्वेश्चन। इसमें कहा गया ऑल द फर्नीचर हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस। जितना भी फर्नीचर है वो नए हाउस में सेंड कर दिया गया है। तो ऑल द फर्नीचर, यहाँ हैव की जगह क्या आएगा, हैज़। क्यों? क्योंकि फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, हैज़ बीन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है, सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है और सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ बीन का यूज़ होता है, हैव बीन का यूज़ नहीं होता है। हैव बीन का यूज़ प्लूरल के साथ होता है, इसलिए ये करेक्ट है, हैव बीन नहीं हैज़ बीन होगा। यहाँ से इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, विकल्प बी करेक्ट है क्योंकि बी में आ रहा है हैव बीन के स्थान पर सिंगुलर वर्ब हैज़ बीन का यूज़ होगा, क्योंकि ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं, फर्नीचर, एडवाइस, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, डस्ट, तो ये सभी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इन्हें सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है और सिंगुलर वर्ब का ही इनके साथ यूज़ किया जाता है। तो हैव बीन नहीं, यहाँ हैज़ बीन का यूज़ होगा, ये गलत है, हैज़ बीन। ऑल द फर्नीचर हैज़ बीन सेंट टू द न्यू हाउस। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 जो है वो हम पहले ही देख चुके हैं, ये बहुत बार आ चुका है। इफ़ यानी कि कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ आई वर इन हिज शूज़ आई विल डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब अगर मैं उसके जूते पहना होता तो मैं कैसा काम करता, मैं अलग तरह से काम करता। आई विल डू थिंग्स डिफरेंटली। तो आपको बताया गया था इफ़ आई वर इन हिज शूज़, तो जब भी यहाँ इफ़ आई वर आएगा तो आपको विल का यूज़ नहीं वुड का यूज़ करना होता है। ये आपको बहुत पहले बता दिया गया था कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे होते हैं, तो वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो आपको बस यही चीज़ ध्यान रखना है कि प्रीवियस सेट आपको बहुत अच्छे से देखने होंगे। कंडीशनल सेंटेंस हम बता चुके हैं पहले ही, 3 तरह के होते हैं, तो तीनों हमने पीछे डिस्कस कर दिया गया था। आप यहाँ से सॉल्यूशन भी देख लेना एक बार, तो ये पढ़ लेना, आपको यह पता लग जाएगा इसका जनरल रूल क्या होता है कि अगर यहाँ वर का यूज़ किया है तो हमें वुड का यूज़ करना होता है, विल का यूज़ नहीं करना होता है। यहाँ वर है, इफ़ आई वर इन हिज शूज़ आई वुड डू थिंग्स डिफरेंटली। नेक्स्ट है 175 क्वेश्चन, माई ब्रदर इज़ इन बैड मूड टुडे। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा इन बैड मूड कभी नहीं होता, इन आ बैड मूड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि बी में मिस्टेक है, इन आ बैड मूड। हमेशा इन आ बैड मूड कहते हैं, माई ब्रदर मेरा जो भाई है उसका अभी मूड अच्छा नहीं है, तो इज़ इन आ बैड मूड टुडे।
तो यहाँ से सॉल्यूशन को भी पढ़ सकते हैं। बी में एरर है क्योंकि इन बैड मूड के स्थान पर इन अ बैड मूड होता है, क्योंकि जो भी फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं उसमें ए एन या एन का यूज़ होता है, जैसे कि इन अ फिक्स, तो इन फिक्स नहीं होता कभी भी, इन अ फिक्स का यूज़ होता है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, इन अ फिक्स, मेक अ नॉइस, कीप अ सीक्रेट, इन अ बैड मूड, अ पिटी, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इन अ फिक्स मतलब इन अ फिक्स का मतलब होता है इन डिफ़िकल्ट और एम्बेरेसिंग सिचुएशन। तो अगर कोई भी एम्बेरेसिंग सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है तो उसको कहते हैं इन अ फिक्स। मेक अ नॉइज़, कीप अ सीक्रेट, इन अ बैड मूड, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इनके साथ हमेशा आ का यूज़ होगा या फिर एन का यूज़ होगा। नेक्स्ट है 176 क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया आपसे एमेलियोरेट का मतलब क्या है। अच्छा, ये पहले भी वर्ड आ चुका है पिछले सेटों में, तो आपको देखना यहाँ ये है कि यहाँ बहुत सारा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। लगभग 20 क्वेश्चंस में से लगभग 10 क्वेश्चंस तो वही पीछे से रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने सारे सेट ढंग से देखे हैं, ये नहीं है कि अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एक एलडीसी का सेट देख के आप पेपर निकाल लेंगे। अगर आप हमारे 20 आउट ऑफ 20 सेट्स लगा रहे हैं तो ये गारंटी हमारी है कि आपके सभी क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो वो भी आप अंदाजे से कर सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा सेट हमने डिस्कस किए हैं यहाँ। आपको ये चीज़ पता लग गई होगी कि कौन सा ऑप्शन किसका करेक्ट होगा। आपको अगर आ रहा है तो भी आप कर पाएंगे, क्योंकि ये सिंपल, बहुत सिंपल पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। जनरल पेपर है तो जनरल तैयारी है, बिल्कुल कोई भी इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड तैयारी नहीं है। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, बिल्कुल आप क्वालिफाई करेंगे फर्स्ट टाइम में। एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर दिया था। एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है, सुधारना, सुधारना। तो एमेलियोरेट का मतलब सुधारना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, टू इम्प्रूव। तो यहाँ से देख सकते हैं एमेलियोरेट का मतलब सुधारना यानी कि टू इम्प्रूव, तो ये इसका मतलब क्या होता है, सुधारना। और इम्प्रूव का मतलब भी सुधारना होता है। नेक्स्ट है वन वर्ड, जिसमें पूछा गया थिंक दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, तो ऐसी चीज़ें जिन्हें महसूस या छुआ जा सकता है, टच किया जा सकता है, तो ऐसे भी चीज़ों को क्या कहते हैं, पैल्पेबल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पैल्पेबल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पैल्पेबल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिसको टच या फील किया जा सकता है, तो उसको कहते हैं पैल्पेबल। अच्छा, पेंडेंटिक क्या होता है, पीडेंटिक, तो पंडिताऊ उसको कहते हैं पीडेंटिक। टची मतलब संवेदनशील, तो सबसे जो बेस्ट वर्ड है वो क्या होगा, पैल्पेबल। पैल्पेबल ऐसी चीज़ें जिसको छुआ या महसूस किया जा सकता है, उसको कहते हैं पैल्पेबल। नेक्स्ट जो है 178 क्वेश्चन, ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा, तो इसका मतलब क्या है, मीनिंग पूछा गया है। तो ये भी एक ईडियम ही है, ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा। अच्छा, डिलेमा कन्फ्यूज़न होता है, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है वो कॉमर्स और आर्ट्स के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है कि कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ, तो एक तरह के वो किस में है, ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा, कि वो अनडिसाइडेड है, टू बी अनडिसाइडेड, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि टू बी अनडिसाइडेड। ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा का मतलब होता है इफ़ यू आर ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा यू हैव टू चूज़ बिटवीन टू थिंग्स बोथ ऑफ विच आर अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट, मतलब दोनों ही अनप्लीजेंट थिंग्स हैं, उसमें से आपको कोई एक चीज़ चुननी है, तो उसको, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा, टू बी अनडिसाइडेड। नेक्स्ट जो है वो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हमें देखनी होगी, स्पेलिंग जो भी रॉन्ग है वो देखनी होगी। कंसीट, डंगन और डिसमिसिबल और डिस्टिल, तो इसमें से डंगन कोई वर्ड नहीं होता, डंजियन होता है, डंजियन। तो यहाँ से देख सकते हैं हम इन सभी का मीनिंग। तो जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो ये था, ऑप्शन नंबर बी, गलत को नहीं पढ़ना। डंजियन का मतलब होता है तहखाना, घरों में जो तहखाने होते हैं उसको कहते हैं डंजियन। कंसीट का मतलब घमंड, डिसमिसिबल का मतलब हटाने योग्य, डिस्टिल का मतलब होता है स्वच्छ करना। तो डिस्टिल की स्पेलिंग ये भी होती है और ये भी होती है, डिस्टिल हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, जैसे डिस्टिल वाटर है तो वो यही वाला है, डिस्टिल वाटर। कंसीट का मतलब धोखा देना भी होता है और यहाँ घमंड भी है। डिसमिसिबल मतलब जिसको हटाने योग्य, और डेंजियन का मतलब तहखाना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसकी स्पेलिंग गलत है। तो आज हमारे सेट का लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें स्पेलिंग मिस्टेक दिखनी है, तो बिगिनर, बिसीज, पेरिशेबल, प्रिविलेज कह सकते हैं इसको, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि बिगिनर की स्पेलिंग डबल एन आती है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है आपको। और बिसीज का मतलब होता है सराउंड, घेर लेना, सराउंड, SURROUND, सराउंड यानी कि घेर लेना, चारों तरफ से जब घेर लेते हैं तो उसको कहते हैं बिसीज, या एन सर्कल्ड भी कह सकते हैं इसको, एन सर्कल्ड, सर्कल, CIRCL
ईडी। एनसर्कल मतलब घेर लेना, चारों तरफ से जब घेर लेते हैं तो उसको कहते हैं एनसर्कल्ड यानी कि बीसीज। प्राइविलेज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सुख सुविधा। पेरिशेबल जिसको हराया जा सके, पेरिश किया जा सके, हटाया जा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बिगिनर की स्पेलिंग क्या होती है, BEGINNER, प्रारंभ करने वाला, उसको कहते हैं बिगिनर। बीसीज मतलब घेर लेना। पेरिशेबल नश्वर, जो इस दुनिया में नश्वर होता है उसको कहते हैं पेरिशेबल। सभी चीज़ नश्वर है तो सभी चीज़ पेरिशेबल है। प्रिविलेज का मतलब होता है सौभाग्य, या प्रिविलेज भी कहते हैं इसको, सौभाग्य, सुविधा वगैरह उसको। बिगिनर मतलब प्रारंभ करने वाला, तो डबल एन होती है इसकी स्पेलिंग में। ओके, ये हमारा सेट कंप्लीट हुआ। इसके आगे 20 क्वेश्चंस हम अगले